हाय गाइस, चलिए अब चालू करते हैं हम। लेट मी स्टॉप माय वाईफाई। ओके, वाईफाई तो बंद है। चलिए अब चालू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री, जब प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो तीन पार्टों में डिवाइडेड है। जो हमारी हिस्ट्री है वो तीन पार्टों में डिवाइडेड है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है, प्रोटो हिस्ट्री को ऐतिहासिक काल बोला जाता है और हिस्ट्री को इतिहास बोला जाता है। ठीक है, हमारी हिस्ट्री तीन भागों में डिवाइडेड है। तो क्या हुआ कि जो आग का आविष्कार होता है वह पूरा पाषाण काल में होता है। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता है, आग का आविष्कार होता है। नव पाषाण काल जो होता है, न्यू एज जो होता है, उसमें पहिए का आविष्कार होता है और सबसे पहले जो कुत्ता पाला जाता है। मतलब देखो, नव पाषाण आग का आविष्कार कब होता है, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में होता है। नव पाषाण काल में क्या होता है, पहिए का आविष्कार होता है और सबसे पहले पाला गया जानवर कौन सा होता है, तो कुत्ता होता है, ह्यूमन द्वारा। ह्यूमन ने जो सबसे पहले कॉपर एज अ मेटल यूज़ किया था। जब कॉपर को इन लोगों ने, कॉपर जो था उसको एज अ मेटल यूज़ किया था। और सबसे पहला औजार इन्होंने कुल्हाड़ी बनाया था। तो कुल्हाड़ी जो था वो सबसे पहला औजार था इनका। कुल्हाड़ी जो था सबसे पहला औजार था इनका। ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि तथा जानवरों के पालने के बारे में मेहरगढ़ से हमें सोर्स मिलते हैं। तो मेहरगढ़ से हमें क्या पता चलता है कि वहाँ से कृषि के साक्ष्य मतलब एविडेंस मिलते हैं और जानवरों को पालने के बारे में एविडेंस मिलते हैं। तो ये किस में होते हैं, तो मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो नवपाषाण टाइम में। और मेहरगढ़ कहाँ पे, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। एग्रीकल्चर रिच एरिया था मेहरगढ़ जो था, एग्रीकल्चर रिच एरिया था मेहरगढ़। पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। कृषि की सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी थी, तो गेहूँ थी। गेहूँ और जौ जो थी वो कृषि की सबसे प्राचीनतम फसल थी। गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ जो थी वो कृषि की सबसे प्राचीनतम फसल थी। बट ह्यूमन ने चावल को यूज़ किया था, सबसे पहले यूज़ जो किया था चावल को यूज़ किया था। गेहूँ और जौ जो थी प्राकृतिक फसल थी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने चावल का यूज़ किया था। कृषि के जो सबूत हैं हमें वो मेहरगढ़ से मिले, तथा चावल के जो सबूत हैं हमें कोल्डी हवा से मिले। तो चावल के सबूत हमें कोल्डी हवा से मिले और कृषि के सबूत हमें कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ से मिले। ठीक है। रॉबर्ट ब्रुशफुल्ट रॉबर्ट ब्रुशफुट जो सबसे पहला था, उसने प्रीहिस्ट्री को खोजा। भारत का जो सबसे प्राचीनतम स्थल था कौन, मोहनजोदाड़ो। भारत का सबसे प्राचीनतम स्थल कौन था, तो मोहनजोदाड़ो है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। और इनाम गांव जो बस्ती थी वो सबसे बड़ी बस्ती, तो सबसे प्राचीनतम भारत का स्थल क्या है, मोहनजोदाड़ो। और इनाम गांव जो है सबसे प्राचीनतम क्या है, बस्ती है। भारत में मनुष्य संबंधी साक्ष्य जो है, मतलब एविडेंस जो है, मनुष्य कहाँ पे मिलता था या उसके जो एविडेंस है वो कहाँ पे मिले, तो हमें नर्मदा घाटी से जो है मनुष्य के एविडेंस मिलते हैं। मनुष्य के जो एविडेंस है हमें वो कहाँ, नर्मदा घाटी से मिलते हैं। नर्मदा घाटी का शिवालिक की पहाड़ियों से हमें जीवाश्म मिला है। तो मनुष्य संबंधी साक्ष्य हमें नर्मदा घाटी से मिलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से हमें मनुष्य का जीवाश्म मतलब फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स मतलब हड्डियाँ, कंकाल, ये सब मिले। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल के बारे में भीमबेटका गुफाओं से हमें मालूम चलता है। प्री हिस्ट्री के बारे में हमें किससे मालूम चलता है, तो प्री हिस्ट्री के लिए हमें भीमबेटका की गुफाओं से मालूम चलता है। दो शैल चित्र के माध्यम से मालूम चलता है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। चलो कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया था तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक है। पूरा पाषाण काल से हमें क्या मालूम चलता है, आग का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल से हमें क्या मालूम चलता है, पहिए का आविष्कार हो गया था। कुत्ते को हमने पाला था और औजार हम यूज़ करना सीख गए थे। ये नवपाषाण काल के बारे में है। ठीक। ह्यूमन ने सबसे पहले क्या यूज़ किया था, तो ह्यूमन ने अनाज में सबसे पहले चावल यूज़ किया था। मेटल में सबसे पहले कॉपर यूज़ किया था और औजार में सबसे पहले कुल्हाड़ी यूज़ की थी। ठीक है। तो ह्यूमन के जो एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, ह्यूमन के जो एविडेंस मिले वो शिवालिक की पहाड़ियों से और नर्मदा नदी से। शिवालिक की पहाड़ियों से फॉसिल्स मिले हैं और नर्मदा नदी से साक्ष्य मिले हैं। जानवर जो ह्यूमन ने सबसे पहले पाला था वो कौन था, तो कुत्ता था। अब एग्रीकल्चर के बारे में देख ले, तो एग्रीकल्चर के जो एविडेंस है, तो एग्रीकल्चर के एविडेंस जो है वो सबसे पुरानी फसल कौन सी है, तो गेहूँ और जौ की फसल थी। ठीक है। सबसे पुरानी फसल कौन सी थी, गेहूँ और जौ की थी। एग्रीकल्चर के एविडेंस में हमें दो जगह मिलते हैं, एक तो मेहरगढ़ जगह है और एक कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा से हमें चावल के एविडेंस मिलते हैं, कोल्डी हवा से हमें चावल के एविडेंस मिलते हैं। और जो मेहरगढ़ था उसे हमें कहाँ के, पश्चिमी बलूचिस्तान में, यहाँ से कृषि के प्रथम उदाहरण मिले कि यहाँ पे कृषि की जाती थी। ठीक है। अब आते हैं हम प्री हिस्ट्री के बारे में। तो प्री हिस्ट्री जो है इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रुखोट ने।
प्रागैतिहासिक काल। सबसे पुराना नगर जो है वो मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। सबसे बड़ी बस्ती थी इनाम गांव की बस्ती थी। सबसे बड़ी बस्ती मोहनजोदाड़ो जो था सबसे पुराना नगर था। प्री हिस्ट्री के जो एविडेंस मिलते हैं हमें वो कहाँ से मिलते हैं, तो भीमबेटका की गुफाओं जो एमपी में है वहाँ से हमें किसके बारे में एविडेंस मिलता है, तो प्री हिस्ट्री के बारे में क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं हमें। ठीक है, अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सैंधव सभ्यता इनको बुलाता था। तो जो इसको खोजा गया था वो सी कार्बन 14 टेक्निक से खोजा गया था। 1921 में इसको किसने खोजा था, तो दयाराम सैनी जी ने खोजा था। 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के चीफ जॉन मार्शल द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा गया था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी इनकी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को लेट मी सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, क्योंकि उर्वरता मतलब कहने का मतलब कोई भी चीज़ उगा रहे हैं उसकी देवी मानते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, कुबड़ वाले सांड की ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। वस्त्र कौन से पहनते थे, सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। फसल में ये क्या उगाते थे, तो फसल में ये गेहूँ और जौ उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इनका सिविलाइजेशन टाइम जो था वो ब्रॉन्ज और प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम का है। इनका जो सिविलाइजेशन टाइम जो है वो ब्रॉन्ज और प्रोटो हिस्टोरिक टाइम का है। बंदरगाह जो था वो लोथल या सूतकोदता था। बंदरगाह जो था यहाँ का वो था लोथल या सूतकोदता। दो बंदरगाह थे यहाँ पे, लोथल और सूतकोदता थे। तौल के लिए मतलब मापने के लिए जो इकाई थी वो 16 के रेशियो में नापते थे। ठीक है, एंड सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सिद्धात्मक सत्ता लगती थी, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों की मूर्ति मिलती है। इनके 6 बड़े नगर थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ये इनके क्या थे, 6 बड़े नगर थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। तो अब चलिए फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं हम। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदाड़ो तो सबसे बड़ा और प्राचीन नगर था, इंडस वैली का सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो था, जो सबसे बड़ा प्राचीन नगर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडिया गढ़ी में राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का बड़ा नगर है। तो अगर कहने की बात अगर पूछें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो शहर था या नगर था वो कौन था, तो मोहनजोदाड़ो था। लेकिन वहीं अगर पूछे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा कौन था, तो राखीगढ़ी जो था वो सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कहाँ से मिला, तो हमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो मोहनजोदाड़ो से मिला था वो था स्नान घर का, जहाँ नहाने वाला स्विमिंग पूल जो था वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमें यहाँ से मिला। पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें मिली थी, नाचने वाली एक लेडी की मूर्ति मिली थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति और नाचने वाली एक लेडी की मूर्ति मिली थी हमें यहाँ से। मोहनजोदाड़ो के लोग क्या करते थे, जो लोग मर जाते थे उनके शवों को ये लोग क्या करते थे, उनके शवों को ये जला देते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग शवों को जला देते थे। और इसकी डिस्कवरी किसने की, तो राखलदास बनर्जी सॉरी राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी 1922 में। ठीक है, अब आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इसको किसने खोजा था, तो दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता को दयाराम सैनी ने खोजा था। भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो गुजरात में मिले। हड़प्पा के जो सबसे ज़्यादा स्थल है ना भारत में, सबसे ज़्यादा हड़प्पा के स्थल कहाँ से मिले, तो गुजरात में मिले हैं। मोहर, मोहर ये नहीं, एक श्रृंगी पशु और एक औरत के गर्भ से निकलता पौधे वाली ये मोहर यूज़ करते थे। मनिक वर्ग के पास कंट्रोल था। मनिक जो बड़े लोग होते थे ना उनके पास क्या होता था, कंट्रोल था। शवों को ये दफनाते थे, जलाते नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। पिग्गट ने एक पिग्गट नामक एक व्यक्ति था, पिग्गट ने मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। पिग्गट ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया, एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया, पिग्गट ने बताया। ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट यार, चलिए वीडियो चालू हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ से नीचे से थोड़ा।
अब आ जाते हैं हमको, है ना, हम कुछ देखते हैं हम साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले। तो कालीबंगन जगह पे आते हैं। कालीबंगन जगह को कालीबंगन क्यों बुलाया जाता था? तो कालीबंगन का मतलब था काली चूड़ियाँ। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट हमें कहाँ से मिले? तो कालीबंगन से मिले थे। कालीबंगन की डिस्कवरी किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगन की डिस्कवरी। कालीबंगन से एक अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड कहने का मतलब है गर्म झरना मिला है, अग्निकुंड मिला है। कालीबंगन से हमें एक अग्निकुंड भी मिला है। कालीबंगन के निचले स्थन में एक किला था, एकमात्र राज्य था। ठीक है। घोड़े के अस्थि पंजर हमें कहाँ से मिले? तो सूतकोदता से मिले। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े के अस्थि पंजर हमें कहाँ से मिले? तो सूतकोदता से मिले हैं। और कालीबंगन से हमें समाधियाँ भी मिली हैं। तो घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले? सूतकोदता से मिले। एक और जगह थी बनमाली। बनमाली जो था मिट्टी से बने हल। मिट्टी से बने हल हमें कहाँ से मिले? तो बनमाली से हमें क्या मिले हैं? मिट्टी से बने हल मिले हैं। आग से पकी हुई मिट्टी के कहाँ, आग से पक्की मिट्टी को टेराकोटा भी कहा जाता है। तो टेराकोटा या मिट्टी से बने हल हमें कहाँ से मिले? तो बनामली से मिले हैं। ठीक है। लोथल जो थी, लोथल, ये समाधि, लोथल से हमें समाधि मिली है। अग्निकुंड हमें लोथल से भी मिला है। तो हमें कालीबंगन और लोथल से हमें अग्निकुंड मिला है। मन के जो होते हैं ना, चंदहुद्रों से भी मिले हैं। तो मन के मिले थे हमें। तो मन के, लोथल से हमें मन के, और चंदहुद्रों से भी हमें क्या मिले? मन के मिले। चावल के साक्ष्य, सबसे पहले चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? तो लोथल के रंगपुर से मिले हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य हमें लोथल के रंगपुर से मिले। तो चावल के साक्ष्य सबसे पहले लोथल के रंगपुर से मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा वो था, नगर था। तो हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे था, पाकिस्तान के पंजाब एरिया में अभी था। ठीक है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे था, पाकिस्तान के सिंध में था। चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। रंगपुर जहाँ से चावल के साक्ष्य मिलेंगे, मादर गुजरात में था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे था, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात और अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे था। आलमगीरपुर में हिंडन, आलमगीरपुर शहर कहाँ से मिला? तो हिंडन रिवर, यूपी के मेरठ के हिंडन रिवर से मिला आलमगीरपुर। धौलावीरा जो हमें लूनी नदी के किनारे से मिला है, धौलावीरा। मेसोपोटामिया ने मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता के लिए ही बोला था। मेसोपोटामिया ने मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता के लिए ही बोला था। चलिए अब आ जाते हैं वैदिक एरा। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 के पास चलता था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईस्वी के टाइम पे चलता था। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 128 सूक्त है। ऋग्वेदा में 10 मंडल है, 128 सूक्त है। अब पढ़ते हैं हम पूर्व वैदिक काल, 1500 से 1000 के पास। तो इस काल में ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या था? ऋग्वेदा था। ऋग्वेदा विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेदा जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेदा को लिखा नहीं गया था, बस सुनकर याद किया जाता था। ऋग्वेदा को क्या किया गया था? लिखा नहीं गया था, बस सुनकर याद किया जाता था। ऋग्वेदा को लिखा नहीं गया था, बस सुनकर याद किया जाता था। मूल स्थान और पहचान और इनका भौगोलिक एरिया क्या था? गांव से संबंधित होने के कारण चरवाहा इनका मुख्य व्यवसाय था, और कृषि व्यवसाय इनका सेकेंडरी वर्क था। चरवाहे के जीवन में घोड़ा मुख्य भूमिका निभाता था, जिसे काले समुद्र के पास पाला जाता था। चरवाहे के जीवन में घोड़ा मुख्य भूमिका निभाता था, जिसे काले समुद्र के पास पाला जाता था। पद आर्य ऋग्वेद में 36 बार आया है, जो आर्यों को सांस्कृतिक समुदाय के रूप में दर्शाता है। पद आर्य ऋग्वेदा में 36 बार आया है, जो आर्यों को सांस्कृतिक समुदाय के रूप में दर्शाता है। ऋग्वेदा में गंगा का एक बार, जबकि यमुना नदी को 3 बार जिक्र हुआ है। यमुना नदी का 3 बार जिक्र हुआ है ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में गंगा का एक बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार जिक्र किया गया है। ऋग्वेदा नदी की सबसे पवित्र नदी, जो ऋग्वेदा टाइम की सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो सिंधु नदी थी। अब नदियों के ऋग्वेदिक नाम भी इसमें बताया गया है। जो सिंधु नदी थी उसको सिंधु कहा जाता था। वितस्ता झेलम को वितस्ता कहा जाता था। अश्किनी चिनाब को अश्किनी कहा जाता था। परुष्णी रावी को परुष्णी कहा जाता था। पिपासा ब्यास को पिपासा कहा जाता था। सतुद्री सतलज को सतुद्री कहा जाता था। ठीक है। सिंधु नदी ऋग्वेदा एरा में सबसे ज़्यादा बार जिक्र की हुई नदी है।
तो आ जाते हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में। आ जाते हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन कुछ होते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। जनजातीय आंदोलन तो आर्यों को 5 जनजातियों में बांटा गया था, जिन्हें पंचजन कहते थे। आर्यों को 5 जनजातियों में बांटा गया था, जिन्हें पंचजन कहते थे। वो अपने आपस में लड़ते रहते थे। 10 राजा और राजा सुदास के बीच जो है रावी नदी, जो परुषणी नदी के नाम से नहीं थी, उनके उस किनारे, रावी नदी के किनारे बैटल किया गया था। 10 राजा और राजा सुदास के बीच रावी नदी के किनारे बैटल किया गया था। भौतिक जीवन कृषि के लिए, गायों के लिए ये युद्ध करते थे। आर्यन जो थे वो गायों के लिए युद्ध करते थे। इनके जीवन में ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण थी। आर्यन्स कभी शहरों में नहीं रहे। आर्यन जो थे वो कभी शहरों में नहीं रहे। आर्यन्स कभी शहरों में नहीं रहे। जनजातीय राजनीति 4 सभाएं होती थी। सभा, समिति, विधाता और गण। सभा, समिति और विधाता और गण, इनकी 4 सभाएं होती थी। सभा समिति इम्पॉर्टेंट थी। महिलाएं जो थी विधाता और सभा में पार्टिसिपेट कर सकती थी। महिलाएं विधाता और सभा में पार्टिसिपेट कर सकती थी। बलि जो था एक टाइप का टैक्स सिस्टम था, जो लोगों द्वारा अपनी इच्छा से दिया जाता था। कोई आर्मी नहीं थी, सो आर्मी वाला काम सभी लोग मिलकर करते थे। गांव के प्रमुख को राजन कहा जाता था। पुरोहित को महायाजक कहा जाता था। विश्वामित्र था जिसने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये सबसे बड़ा फेमस पुरोहित था। उस टाइम का सबसे फेमस पुरोहित था विश्वामित्र जो था। सबसे फेमस पुरोहित था जिसने गायत्री मंत्र की रचना की थी। सेना के प्रमुख ऋग्वेदा के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा था। यह सूर्य देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेदा के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बारे में आ जाता है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक काल के बारे में आते हैं जब, तो वैदिक काल के बाद इतिहास मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों पर ही आधारित है। वैदिक काल के बाद इतिहास जो है मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ आता है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 1500 को 500 के बीच में चलता है। इसमें सबसे पहले आता है सामवेद। सामवेद जो है ऋग्वेदा के लिए किए गए भजनों के साथ मंत्रों की पुस्तक है। यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ऋग्वेदा के लिए किए गए मंत्रों के उच्चारण की पुस्तक है। यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ संबंधित कर्म कांड और नियम सम्मिलित है यजुर्वेद में। अर्थवेदा जो है, इस पुस्तक में बुराइयों और रोगों के निवारण के लिए उपयोगी मंत्र शामिल है। अर्थवेदा जो है, इस पुस्तक में बुराइयों और रोगों के निवारण के लिए क्या है, उपयोगी मंत्र शामिल किए गए हैं। किसमें? अर्थवेदा में बुराइयों और रोगों के निवारण के लिए उपयोगी मंत्र शामिल किए गए हैं अर्थवेदा में। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया शब्द है। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। ऋग्वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अर्थवेद में तंत्र मंत्र और जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। और सबसे पहले हॉस्पिटल या रोगों से निवारण की पुस्तक कौन सी अर्थवेद में बताया गया है। अब देखते हैं कौन से ब्राह्मण कहाँ से आते हैं। तो कौन से ब्राह्मण कहाँ से आते हैं, तो जो सबसे पहले है ऋग्वेदा से आते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण आते हैं। सामवेद से आता है टांडे ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद से आते हैं सतपथ ब्राह्मण। अर्थवेद से आते हैं गोपद ब्राह्मण। उपनिषद में मोक्ष के बारे में पता चलता है। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। लोपामुद्रा जो थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। लोपामुद्रा जो थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। बोगज को अभिलेख से पता चलता है कि आर्यन ईरान से भारत आए थे। बोगज को अभिलेख से मालूम चलता है कि जो आर्यन थे वो ईरान से भारत आए थे। सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो इंद्रदेव को समर्पित है। ऋग्वेद ने सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित किए हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो मंत्र है वो अग्नि देवता को समर्पित किए हैं। महाभारत मूल रूप से जय संहिता के नाम से जानी जाती है। महाभारत मूल रूप से जय संहिता के नाम से जानी जाती है। तमसो मत ज्योतिर्मर्ग्य जो उपनिषदों का ही कथन है। तमसो मत ज्योतिर्मर्ग्य जो है उपनिषदों का ही कथन है। वैदिक काल में अगन्या जो है वो गाय को कहा जाता था और इसके महत्वपूर्ण मूल्य संपत्ति समझा गया। संस्कारों की संख्या 16 है। पुराणों की संख्या 18 है। वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई जो 6 है। वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई जो जिनकी संख्या 6 है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक 1500 से 1000 ये तो पढ़ लिया था। तो ये पंजाब और अफगानिस्तान में होता है। मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवास मध्य एशिया का माना है। आर्य द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाई एक ग्रामीण सभ्यता थी।
सभा और समिति बहुत इम्पोर्टेंट थी। राजा को सलाह देने में सभा श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी, जबकि सुमित सैन्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था। 10 राजाओं के बीच में रावी नदी के किनारे बैठल हुआ था। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 128 सूक्त है। तो ऋग्वेद में जो कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, ब्राह्मण के प्रमुख से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों के नीचे से पैदा हुए हैं। विधवा को अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। आर्यन के टाइम में ये था। जीविका पोर्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले व्यक्ति को उपाध्याय कहा जाता था। जीविका पोर्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले व्यक्ति को उपाध्याय कहा जाता था। महर्षि कणाद जो थे, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को गाय को अगन्य न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को अगन्य न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का जो प्रिय पशु था, आर्यंस का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजा गया लो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी जो थी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो थे सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो थे वो सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। एंड यहाँ पे देखते हैं हम, सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मंडूक को उपनिषद से लिया गया है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ये तो पढ़ लिया था मैंने। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बात है बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 1563 में कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 1563 में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इसके पापा शाक्य वंश से थे। माता कौशल राजवंश की निवासी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसका संस नाम क्या था? राहुल। इनके बेटे का नाम राहुल था। मैरी की शादी की नहीं यशोधरा से। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। तो इनके प्रमुख घटना जो हुई थी उससे कुछ प्रतीक मिलते जुलते, जैसे जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जिसको कमल और सांड से दर्शाया गया। महाभनिष्कर्म हुआ था कुशीनगर में, जिसको घोड़ा से दर्शाया गया है। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जिसको बोधि वृक्ष पीपल से दर्शाया गया है। धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था, जिसको चक्र से दर्शाया गया। महापरिनिर्वाण जो इनका कुशीनगर में, जिसको स्तूप से दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है सारनाथ में। मगध के राजा बिंबिसार ने इनके निवास के लिए वेलुवन मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो मगध के राजा ने इनके निवास के लिए वेलुवन महाविहार बनवाया था। लिच्छवियों ने इनके रहने के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। लिच्छवियों ने इनके रहने के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। बौद्ध संगीत। तो पहली बौद्ध संगीत राजगीर में होती है, 483 में अजातशत्रु कराता है। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में होती है, कालाशोक करवाता है, 383 में। तीसरी बौद्ध संगीत 247 में पाटलिपुत्र में होती है, अशोक करवाता है। चौथी बौद्ध संगीत फर्स्ट एडी में होती है, कुंडलवन में होती है, कनिष्क करवाता है। चौथी बौद्ध संगीत के समय बौद्धों ने पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया था, और इसी संगीत के समय बौद्धिज्म जो हीनयान और महायान शाखा में डिवाइड हो जाते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जो पाली भाषा में है, जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के वचन मिलते हैं। विनय पिटक में मठ के नियम मिलते हैं, दैनिक जीवन के सिद्धांत मिलते हैं। अभिधम्म पिटक में धार्मिक प्रवचन और दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। अभिधम्म पिटक में धार्मिक प्रवचन और दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, जिसमें
नालंदा जो था वो महायान बौद्ध धर्म के लिए फेमस था। वल्लभी जो था वो हीनयान बौद्ध धर्म के लिए फेमस था। और विक्रमशिला जो महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को बनाया था। कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को बनाया था। कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को बनवाया था। नौलानंदा महाविहार जो था बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र था। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध को हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा जो थी गौतम बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास रखती थी। ये पाली भाषा का यूज करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महायान शाखा जो थी वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। महायान शाखा। और एक होती है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा जादू टूने में विश्वास रखते थे। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, जो कौन क्या था, मल्लों की राजधानी और गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, जो मल्लों की राजधानी थी। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। एक राज्य कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेदा में मिलता है। सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेदा में मिलता है। गौतम बुद्ध की डेथ के बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था? तो करवाया था महाकश्यप की अध्यक्षता द्वारा में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में अजात शत्रु ने करवाया था। सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे हुआ था, जो अभी फल्गु नदी जिसे कहते हैं। निरंजना नदी, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी, जिसे अभी फल्गु नदी कहते हैं। बौद्ध धर्म के तीन तीन रत्न हैं, बुद्ध धर्म और संघ। कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला था और भारत में सबसे पहले मानव मूर्तियों की पूजा जो की गई थी वो बुद्धों की ही थी। कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला था। कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला था। और जो सबसे पहले मानव मूर्तियों की पूजा की गई थी वो बुद्धों की ही थी। फैक्ट्स अबाउट नागार्जुन। नागार्जुन तो था कनिष्क के दरबार में एक महान व्यक्ति था। नागार्जुन तो था कनिष्क के दरबार के एक महान व्यक्ति था। कनिष्क ने इसको अपने कनिष्क ने सबसे पहले इसको कनिष्क ने सबसे पहले इसको चाइना भेजा था, जहाँ पे इसने बौद्ध धर्म को फैलाया था। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के होते थे। इन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जा रहा है और भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। हेन्सवंग ने संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। हेन्सवंग ने किसको? बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म को एशिया के ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्धा को फैक्ट्स लगता। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे उन्होंने 4 दृश्यों का देखा था। चार दृश्य देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक मरा हुआ आदमी देखा था, एक सन्यासी देखा था। तो गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव देखा था और एक सन्यासी देखा था। ग्रह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम जो इनके गुरु थे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी अलार कलाम ने, और पहले गुरु भी हुए थे। अलार कलाम को सिद्धार्थ रुद्राक्रामपुत्र के पास गए थे। बिना अंजन ग्रहण के 6 साल की तपस्या के बाद इन्होंने निरंजन नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने सारे उपदेश अपने किस में दिए थे? तो पाली में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है। इनके अनुयायी शासक थे, मतलब इनको बहुत मानने वाले शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की अवस्था में कुशीनगर में हो जाती है। मल्लों ने इनके अंत्येष्टि संस्कार की थी। मल्लों ने इनके अंत्येष्टि संस्कार की थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी यानी